हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के ऊपर टॉक शोज की श्रृंखला में। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं। विषय है किसानों के कानून। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने वापस ले लिए। सुबह 9 बजे, जैसे कि उनकी एक हैबिट है, वो अचानक आते हैं, घोषणा करते हैं राष्ट्र के नाम संदेश की। आज भी आए और सब लोग चकित थे कि आज पता नहीं कौन सा संदेशा लेकर आ रहे हैं। खैर, वो आए, उन्होंने आते सारी बातचीत की और घोषणा की कि किसान कानून के जो तीन किसान कानून थे, उनको सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है। दरअसल ये भी नेशनल इंटरेस्ट में किया गया है, उसको मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है। जब आया था तब भी मास्टर स्ट्रोक था, तब भी नेशनल इंटरेस्ट में था, अब जा रहा है तो भी नेशनल इंटरेस्ट में है। और इसी विषय के ऊपर आज जो विद्वान हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, वो हैं श्री अखिलेंद्र प्रताप सिंह जी। सर, स्वागत है नमस्ते। आपका बहुत बहुत। नमस्ते। अखिलेंद्र प्रताप सिंह जी स्वराज्य आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं। लोकतंत्र की जमीन पर बहाली के लिए जो उन्होंने प्रयास किए हैं, जो जद्दोजहद की है, वो अपने आप में अतुलनीय है। हमारा सौभाग्य है कि अखिलेंद्र जी आज न्यूज़ टाइम में आज हमारे साथ में हैं। अखिलेंद्र जी, ज्यादा बात ना करते हुए आपसे पहली टिप्पणी लेना चाहूंगा। सरकार के द्वारा 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए। क्या चुनावों का डर था, या राजनीतिक कुछ हालात ऐसे हो रहे थे जहां पर जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है पैरों के नीचे से, या फिर कोई और ऐसे कारण थे जिसके कारण से उन्हें ये कानून, जिन्हें हम काला कानून कहते थे, इन्हें वापस लेने को मजबूर होना पड़ा मोदी जी को? आपकी टिप्पणी। एक बड़ा कारण तो जो वापस होने का है, मोदी सरकार निरंतर अलगाव में देश की जनता से जा रही। जी। उसकी जितनी भी तानाशाही के काम को आगे बढ़ाने की कार्रवाइयां हैं, उसका विरोध समाज के सभी तबकों से हो रहा है। जी। और किसान आंदोलन ने जिस तरह से इस देश में जनता की प्रभुता को स्थापित किया है और चारों जनबात पसंद इंसाफ में यकीन करने वाले लोगों ने जिस तरह समर्थन किया, उसका प्रभाव चुनाव में और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिखता। तो ये इस पोजीशन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 114-15 सीटें हैं और उसमें इनको गहरा धक्का झेलना पड़ता। अवध में और पूर्वांचल में भी इनको संकट के दौर से गुजर रहे हैं, बुंदेलखंड में भी गुजर रहे हैं। तो इन स्थितियों में पूरा जो तानाशाही ले आने का जो एक वैचारिक दर्शन है आरएसएस का, बीजेपी का, वही एक खतरे में पड़ रहा था। तो इन दबावों में ग्लोबल कैपिटल को जो कंसेशन देते हुए, कारपोरेट को जो कंसेशन ये दे रहे थे, उससे इनको टैक्टिकल रिट्रीट करनी पड़ी। लेकिन ये नीतियों के स्तर पर, पॉलिसी के मैटर में अभी भी वो उन्हीं नीतियों को खींच रही है जिससे ग्लोबल कैपिटल और कारपोरेट को अकूत फायदा होता है, किसान आम आवाम को नुकसान होता है। ऐसी स्थिति में इन्होंने ये देखा है कि चुनाव में भी डेफिनेटली इनका नुकसान होगा, सरकार बनाना इनके लिए मुश्किल हो जाता। 2022 का ही नहीं, 2024 का भी इनका प्रोजेक्ट कोलैप्स करने की स्टेज में है। तो इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस कानून से अपने को पीछे हटाया है। लेकिन वहां भी ईमानदारी नहीं बरती। जी। वहां भी अगर ईमानदारी बरते, इसीलिए किसान कह रहे हैं कि ये ईमानदार सरकार नहीं है, इसके ऊपर हमें यकीन नहीं है। और जब तक पार्लियामेंट के अंदर यह खारिज नहीं हो जाता और एमएसपी पर ठोस पहल नहीं दिखती, किसान उसके लिए वार्ता करने के लिए तैयार है, तब तक उनका आंदोलन रहेगा। तो चुनाव से के साथ साथ आम आवाम से जो इस सरकार का अलगाव बढ़ रहा था, उसको रोकने के लिए ही इन 3 कानूनों को उन्होंने वापस किया है। बहरहाल एक बार फिर आंदोलन ने अपनी प्रभुता, जनता की प्रभुता स्थापित की है और उस जनता की प्रभुता आने वाले दिनों में और तेजी से उभरेगी, जो देश के विकास के लिए, लोक कल्याण के लिए बहुत बेहतर होगा।
इन अर्थों में आज प्रकाश पर्व पर मैं ये जो किसानों की जीत हुई है उसका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बिल्कुल, और आज प्रकाश पर्व है तो हमारे सभी दर्शकों को भी मंगल कामनाएं गुरुपुरब की, और आपको भी अखिलेंद्र जी हमारी ओर से, ताकि हमारी तरफ से आपको भी और सभी जी, साथियों और खास तौर से गुरु नानक देव जी की जो शिक्षाएं हैं वो वास्तव में ही अगर लोग उस पर चलना शुरू करें तो पूरी मानवता का भला हो जाए, देखा जाए तो। लेकिन एक बात और है सिंह साहब की, लोकतांत्रिक परंपराएं, अब इतने इम्पोर्टेंट निर्णय सुबह 9 बजे आके सुना दिए जाते हैं। क्या कैबिनेट में कोई उनकी मीटिंग होती है, कोई मंत्रिमंडल में चर्चा होती है, कोई विमर्श होती है, या अचानक से उठे एक सिंगल हैंडेडली फैसला लिया और टेलीविजन पे आया और अनाउंस कर दिया। तो ऐसे में जो सैंक्टिटी है, जो पवित्रता है संसदीय परंपराओं की, खासतौर से मंत्रिमंडल से विचार विमर्श की, वो सब तो धरी की धरी रह जाती है। तो एक ही व्यक्तित्व है जो सब कुछ डिसाइड करता है। पहले इसको लाया था और धींगा मुष्टि से जिस ढंग से राज्यसभा में बिल पास करवाया गया था वो जग जाहिर है, और अब उसी गति से उसको वापस ले लिया जाता है। लेकिन इस बीच में 700 किसानों की शहादत हो जाती है और उसके ऊपर एक आंसू नहीं निकलता किसी का। और इस पूरे भाषण के अंदर उन्होंने आंदोलन शब्द का उपयोग भी नहीं किया है सिंह साहब जी। मैं देखिए, ये पहली बात तो है कि मोदी सरकार जो बनी है अमूमन इसकी कोई परंपरा लोकतांत्रिक नहीं रही है अपने राजनीतिक आचरण। क्योंकि जो मोदी पर्सोना है उसका एक्सपेरिमेंट जो गुजरात में हुआ, एक तानाशाही और किस तरह से वहां पर हत्याएं हुई दंगे के दौरान, ये सबके सामने साफ है। तो मोदी सरकार जन आंदोलन की भाषा समझ गई और समझती भी है, और उसी आंदोलन के दबाव में उसको विड्रॉ करना पड़ा। तो यह जो अपराध बोध भी है सरकार में कि आंदोलन नहीं, अभी भी ये भाव दिखा रहे हैं कि मैं, हालांकि सब लोग किसान इसके साथ नहीं थे, किसान वर्ग था, लेकिन चलो हम सबको लेके चलते हैं और इसलिए हम इसको वापस कर रहे हैं। दरअसल बात ये नहीं है। बात यह है कि इनका 2022 का जो यूपी का प्रोजेक्ट है वह भी खटाई में था, और 2024 अगर 22 लूज करते हैं तो 2024 में भी इनके लिए एक बहुत बड़ा संकट होने जा रहा है। क्योंकि आने वाले दिनों में ये अपनी नीतियों में ग्लोबल कैपिटल और कारपोरेट कैपिटल के साथ में जो उनकी सेवा में लगे हुए हैं जनता की कास्ट पर, उसको ये छोड़ने नहीं जा रहे। जी तो इसका परिणाम होगा कि अभी ये किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, साथ ही साथ देखिएगा यूथ मूवमेंट भी पूरे देश में चल रहा है। जी वर्किंग क्लास के अंदर भी सुगबुगाहट है, और कॉमन सिटीजनरी जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से इस देश में लोकतंत्र का दमन हुआ है, वो सब लोग जो इन्होंने मोदी ऑरा क्रिएट किया था उसकी असलियत समझने लगे, और उनके दिमाग में इस सरकार का विकल्प जब आ गया तो इसके घबराहट और डर से इन्होंने किया। और देखिए, डेमोक्रेसी तो इनके डिक्शनरी में है ही नहीं। जी जो बिल्कुल इनका मातृ संगठन है आरएसएस, उसमें कहाँ डेमोक्रेसी है? बिल्कुल और नहीं। कभी भी इन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को माना ही नहीं। तो जी मोदी अभी मोदी परसोना खड़ा करके देश में एक तरह की तानाशाही का वातावरण बनाना चाहते हैं। मैंने अब अगर कोई, ये आप देखें, एक्सप्रेसवे बनता हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को भी जिस ढंग से वहां पर उन्होंने एयरफोर्स शो दिखाया, जी हर चीज को युद्धोन्माद से, हर चीज को पड़ोस के मुल्क के खिलाफ खड़ा करके और खुद जनता के अंदर दीवार खड़ा करके, यह काम इस सरकार का चरित्र है और जी यही इसकी नियति है इस तरह से आगे बढ़ने की। तो जी लेकिन अभी जो कुछ इन्होंने किया है, मैं साफ तौर पर कह सकता हूं, जन आंदोलन का डर है, और इस जन आंदोलन ने जनता की जो प्रभुता स्थापित की है उसका डर है मोदी सरकार को, इसलिए इन्होंने इसको वापस। दरअसल क्या है कि इनको सिंह साहब एक ढोल पीटने की बहुत आदत है, जैसे कि पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे का जो ढोल पीटा गया जिस ढंग से,
मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, तो मुझे याद है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है जिसका नाम है समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे, जो मुंबई से नागपुर के बीच में करीब 700 किलोमीटर का बन रहा है। सबसे चौड़ा हाईवे, 4x4 लेन का हाईवे, प्लस दोनों साइड में 2-2 लेन की सर्विस लेन्स भी हैं। और वो सबसे बड़ा, सबसे कीमती, सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। और कमाल की बात है कि एक अगर हम एक लीडरशिप को देखें तो उद्धव ठाकरे उसके बारे में बात भी नहीं करते, सिर्फ काम करते हैं उसके ऊपर देखा जाए तो ये जो चीजें होती हैं, जहां पर ढोल पीटने की बात आती है, तो वहां पर तो फिर हमारी केंद्र सरकार तो सबसे ऊपर रहती है, सामने कुछ और हो ना हो। मैंने समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे का उदाहरण इसलिए दिया कि अगले साल तैयार हो जाएगा और उसके बारे में लोगों को शायद पता भी नहीं है भारत में कि ऐसा एक हाईवे, जो भारत का सबसे बड़ा हाईवे है, सबसे लंबा, वो महाराष्ट्र के अंदर आ रहा है और अगले साल वो तैयार भी हो जाएगा। तो ये चीजें हो रही हैं जहां पर मोदी सरकार को अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने में, राई का पहाड़ बनाने में एक महारत सी हासिल है। लेकिन किसान आंदोलन एक दिशा तो दी, किसान आंदोलन एक भरोसा दिया, किसान आंदोलन एक विश्वास दिया कि आप अपना जगरनॉट जैसे चाहे वैसे नहीं ले जा सकते हैं। भारत की जनता उठ खड़ी होगी तो फिर आपको झुकना पड़ेगा। ये बात, इसके ऊपर टिप्पणी आपकी। नहीं, एकदम सही बात आपने कही है कि देखिए, इस किसान आंदोलन को इसीलिए हमने कहा कि संख्या बल से मत देखिए। इस किसान आंदोलन ने पूरे सरकार का और राजनीति का ग्रामर बदलने का ये काम कर रहा है। जी और इस किसान आंदोलन ने यह कह दिया कि सब कुछ कारपोरेट बाजार को नहीं दिया जा सकता है। ये किसान आंदोलन ने कह दिया कि हमारे राज्य की जो संप्रभुता है, जनता की जो संप्रभुता है, किसानों की जो संप्रभुता है, उसको, संविधान की जो संप्रभुता है, उसको खारिज करके कुछ समूहों के माध्यम से हम इसको आगे नहीं चला रहे हैं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये किसान आंदोलन ने आजादी के बाद का सबसे बड़ा किसान आंदोलन है। और इस किसान आंदोलन का जो पूरा दायरा, वह दायरा कई तरह के सैद्धांतिक राजनीतिक सूत्रीकरण को ले आ रहा है। और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में जो ग्लोबल कैपिटल और कॉर्पोरेट कैपिटल का डोमिनेशन है, उसको यह सीधे तौर पर नीतियों के स्तर पर चुनौती देना शुरू करेगा। और पूरी सरकार जन भावनाओं के खिलाफ खड़ा होकर चाहे कितना भी तानाशाहीपूर्ण रवैया अख्तियार करे, चाहे जितनी कीमत बनवा के किसानों को डरवाए, धमकाए, दमन करे, 700 से ज्यादा लोगों को आत्महत्या करने के लिए अखिलेंद्र जी, आपके नेट में बहुत समस्या आ रही है, मुझे आपको रोकना पड़ेगा यहाँ पर। मैं यही खत्म कर रहा हूँ। जी जी जी। ऐसी स्थिति में किसान आंदोलन हमारे देश में एक नई उम्मीद पैदा किया है, जो उम्मीद 91 में लोगों ने छोड़ दी थी, लेकिन यह नई उम्मीद हिंदुस्तान को नया रास्ता दिखाएगा। जी जी जी। दोस्तों, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तकनीकी प्रॉब्लम काफ़ी आती रहती हैं, तो यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को समाप्त करेंगे, लेकिन उम्मीद करेंगे कि इस किसान आंदोलन से जो जागृति आई है, उसको भारत के नागरिक बनाए रखेंगे और कोई भी ऐसा कार्य सरकारों के द्वारा जो किया जा रहा है, वो हमको कहीं ना कहीं एक, क्या कहते हैं, कॉर्नर में पुश करता है, उसका हम विरोध कर पाए, उठकर अपनी बात कह पाए, सरकार को मजबूर कर पाए कि जो आप कार्य कर रहे हैं वो ठीक दिशा में नहीं है। मैं लूंगा आपसे आज्ञा और सिंह साहब का मैं करूंगा शुक्रिया अदा कि वो हमारे साथ आए इस शो के अंदर। दोस्तों, बहुत जल्दी मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ, और तकनीकी दिक्कतों के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सबका।